लाइव के इस नए सेशन में स्वागत है। आज का हमारा मिशन एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरना है जो कला और साहित्य की जान माना जाता है, लेकिन साथ ही ये यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा स्कोरिंग टॉपिक भी है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं रस की, और आज हमारे पास जो स्रोत है वो चैनल वीआईपी विवेक सर की एक बहुत ही शानदार और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन पर आधारित है। हाँ, और इन नोट्स का दावा भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें लिखा है, एक ही क्लास में सब खल्लास। हाँ हाँ, और सारा कंफ्यूजन अब खत्म। तो आज का हमारा पर्पस यही है कि इस वादे को सच साबित किया जाए, परीक्षाओं के नजरिए से रस के इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड किया जाए, क्योंकि अक्सर ग्रामर और लिटरेचर के विषय थोड़े उबाऊ लग सकते हैं। उबाऊ और केवल रटने वाले। हाँ हाँ, लेकिन आज का ये सफर बहुत ही एनर्जेटिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नोट्स की जो पहली स्लाइड है वो रस का शाब्दिक अर्थ बहुत ही आसान शब्दों में बताती है, आनंद। लेकिन साहित्य में ये आनंद थोड़ा अलग होता है ना। बिल्कुल। साहित्य और व्याकरण की दुनिया में आनंद का मतलब सिर्फ मुस्कुराना या खुश होना नहीं होता। नोट्स में दी गई परिभाषा बहुत स्पष्ट है। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, मतलब ये सिर्फ किताबी परिभाषा नहीं है। एकदम नहीं। ये वो अदृश्य धागा है जो किसी भी पाठक या दर्शक को कविता या कहानी से भावनात्मक रूप से बांध देता है। रचनाकार जो भावना आप तक पहुंचाना चाहता है, अगर आप भी हूबहू वही महसूस करने लगें तो उस जुड़ाव को रस कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत ही दुखद कहानी पढ़कर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, या कोई डरावना प्रसंग सुनकर पसीने छूटने लगे, तो तकनीकी दृष्टि से वो भी आनंद ही ले रहा है। 100%। क्योंकि वो उस रचना के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है, वो तल्लीन हो गया है। ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पहलू है। अब अगर परीक्षाओं के नजरिए से आगे बढ़ें तो सोर्स में एक बहुत ही जरूरी सेक्शन दिया गया है जिसे सीधे तौर पर एग्जाम का हॉटस्पॉट कहा गया है। हाँ, वो टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस सेक्शन में रस और उनके स्थायी भाव, मतलब परमानेंट इमोशंस का मिलान किया गया है। टेबल के हिसाब से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, करुण रस का शोक है, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, हास्य रस का हास और अद्भुत रस का विस्मय बताया गया है। लेकिन एक सवाल उठता है, बताइए। परीक्षा बनाने वाले इन स्थायी भावों के इर्द गिर्द ही सबसे ज्यादा सवाल क्यों बुनते हैं? मेरा मतलब है, ये केवल एक रटने वाली सूची क्यों नहीं है? देखिए, परीक्षाओं में इस हिस्से पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मानव मनोविज्ञान और साहित्य का सीधा कनेक्शन है। स्थायी भाव का मतलब ही है वे मूल मानवीय भावनाएं जो इंसान के मन में हमेशा सोई हुई अवस्था में मौजूद रहती हैं। अच्छा, तो ये हमेशा हमारे अंदर होती हैं। हाँ, और जो लोग टेट या सीटेट पास करके शिक्षक बनने वाले हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे बाल मनोविज्ञान और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ रखें। इसे अगर थोड़े रोजमर्रा के अंदाज में देखें, तो जब महीने के अंत में बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो जो भावना उठती है वो भय है। बिल्कुल। या फिर जब भारी ट्रैफिक जैम में कोई अचानक गलत तरीके से गाड़ी आगे निकाल ले, तो जो भावना ट्रिगर होती है वो क्रोध है। साहित्य इन्हीं रोजमर्रा की भावनाओं को बस शब्दों के जरिए जगा देता है। ये उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही व्यावहारिक बना देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भावनाओं का ये ट्रिगर कैसे काम करता है, ये समझने के लिए एग्जाम में अक्सर दो बिल्कुल ऑपोजिट रसों की तुलना करने वाले सवाल आते हैं। हाँ, जहां परीक्षार्थियों को फंसाने की कोशिश की जाती है। सही कहा। सोर्स में दिए गए वीर रस और करुण रस की तुलना को ही ले लेते हैं। वीर रस का भाव उत्साह है। इसके कीवर्ड्स युद्ध और वीरता दिए गए हैं, और उदाहरण है बुंदेले हर बोलों के मुंह। ये लाइन सुनते ही सच में शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? यहाँ मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान एक साथ काम कर रहे हैं। जब सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें एक विशेष लय है। हाँ, एक ओज है इसमें। बिल्कुल। लड़ी, मर्दानी, इन शब्दों में कठोर व्यंजनों का उपयोग हुआ है जो ध्वन्यात्मक रूप से एक ऊर्जा पैदा करते हैं। जब परीक्षा में युद्ध या वीरता का कोई पद्यांश आए, तो शब्दों की यही ऊर्जा सीधे उत्साह नामक स्थायी भाव को जगाती है। और इसके विपरीत अगर करुण रस को देखें तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है।
इसका स्थायी भाव शोक है। कीवर्ड्स दुख और रोना है। नोट्स में उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा। यहाँ कोई ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक गहरा ठहराव है। ये परीक्षाओं में एक बहुत ही सामान्य ट्रैप है। शोक स्थायी भाव तब जागृत होता है जब नुकसान बहुत गहरा हो। देखी सुदाना की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए। इन पंक्तियों में शब्दों की गति एकदम धीमी हो जाती है। दीन, दशा, करुणा, ये बहुत ही कोमल शब्द हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। यहाँ एक मित्र की घोर दरिद्रता देखकर दूसरे मित्र के आंसुओं का बहना दिखाया गया है। परीक्षा में सही उत्तर पहचानने का तरीका यही है कि वाक्यों की टोन को महसूस किया जाए। मतलब परीक्षार्थियों को कविता का केवल अनुवाद नहीं करना है, बल्कि उसकी धड़कन को महसूस करना है। बिल्कुल। चलिए, सोर्स में दी गई एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना की ओर बढ़ते हैं, रौद्र रस वर्सेस भयानक रस। इसमें अक्सर क्रोध और भय के बीच का अंतर पहचानने में गलतियां होती हैं। नोट्स के अनुसार रौद्र रस का भाव क्रोध है और इसका कॉन्टेक्स्ट अपमान या शत्रु विनाश से जुड़ा होता है। और मनोविज्ञान की भाषा में इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। हाँ, नोट्स में उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन। यहाँ कोई पीछे नहीं हट रहा है। ये रौद्र रस की पूरी तरह से फाइट वाली अवस्था है। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन के भीतर का क्रोध जागृत हुआ। वो बदला लेने और शत्रु का विनाश करने के लिए तैयार हो गए। जहां हिंसक प्रतिक्रिया हो, वहां रौद्र रस होता है। और इसके ठीक उलट भयानक रस वो स्थिति है जहां इंसान का रिस्पॉन्स फ्लाइट या सुन्न पड़ जाने का होता है। इसका भाव भय है। नोट्स में डरावने दृश्य का उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी। ये रौद्र रस से बिल्कुल अलग है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीछी, पर यो मूर्छा खाए। एक राहगीर के एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ शेर। तो यहाँ वो लड़ने नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो भाव हावी होगा वो है मृत्यु का भयंकर डर, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। परीक्षाओं में जब भी मौत के खौफ या किसी भयानक जानवर के सामने पड़ने का वर्णन हो, तो स्थायी भाव हमेशा भय होता है। ये फाइट और फ्लाइट वाला नजरिया इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो नोट्स एक बहुत ही रोमांचक हिस्से की ओर ले जाते हैं, PYQ बैटल या पिछले वर्षों के प्रश्नों का रियल टाइम टेस्ट। ये सबसे जरूरी हिस्सा है तैयारी का। हाँ, लेवल 1 बहुत बेसिक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह। लेकिन लेवल 2, जिसे एप्लीकेशन कहा गया है, वो ट्रिकी है। एक पंक्ति दी गई है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें कौन सा रस है? उत्तर है वात्सल्य रस। साच में हिंट है बालकृष्ण लीला। देखिए, श्रृंगार रस में जिस प्रेम की बात होती है, वो नायक और नायिका के बीच का प्रेम है। लेकिन माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो बिना किसी शर्त का स्नेह होता है, उसे वात्सल्य रस कहा गया है। जैसे बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से मासूमियत से मनोहार कर रहे हैं। बिल्कुल। परीक्षाओं में ये बहुत पसंदीदा सवाल होता है। बालकृष्ण या शिशु की क्रीड़ाओं का वर्णन हो तो सीधे वात्सल्य रस का चुनाव करना चाहिए। बहुत ही तार्किक बात है। अब इस PYQ बैटल के चैंपियन लेवल पर आते हैं। यहाँ कुछ ट्रिविया सवाल है। पहला है कि रसराज किसे कहते हैं? उत्तर है श्रृंगार रस। और दूसरा, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? उत्तर है 8। श्रृंगार रस को रसराज इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव जीवन की सबसे प्रबल भावनाएं, आकर्षण, प्रेम, मिलन, बिछड़ना, सब इसमें आते हैं। ये मानव मन के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। और भरत मुनि के 8 रसों के सिद्धांत के पीछे क्या कहानी है? यहाँ बहुत बड़ा ट्रैप होता है एग्जाम में। भरत मुनि का फोकस नाटकों पर था, जहाँ एक्टिंग की जरूरत होती है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना क्योंकि जब इंसान मोहमाया छोड़कर शांत हो जाता है, तो वहाँ कोई ड्रामा नहीं बचता। क्या बात है, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, बाद में विद्वानों ने शांत, वात्सल्य और भक्ति रस जोड़े, लेकिन परीक्षाओं में अगर पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार, तो उत्तर हमेशा 8 ही होगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब यही है कि नियमों और उदाहरणों का ये कॉम्बिनेशन ही परीक्षाओं में सफलता की कुंजी है। यही वो ज्ञान है जो किसी भी कंफ्यूजन को खल्लास कर देता है, जैसा हमारे नोट्स कह रहे थे। अगर आज के पूरे विश्लेषण को समेटें, तो रस केवल रटने का विजय नहीं है, ये भावनाओं को पहचानने की कला है। आनंद की परिभाषा से लेकर स्थायी भावों की टेबल और भरत मुनि के 8 रसों तक, हर एक बिंदु परीक्षा के लिए एक नगेट ऑफ नॉलेज है। और ये ज्ञान केवल टेट या CTET पास करने तक सीमित नहीं है। ये किसी भी भाषा की सुंदरता को गहराई से महसूस करने का टूल है। बिल्कुल। और अंत में इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है,
वो क्या? अगर भरत मुनि ने मूल रूप से केवल 8 रस माने थे और बाद में समय के साथ वात्सल्य और भक्ति जैसे रस जुड़े, तो क्या आज के इस डिजिटल युग में भविष्य के साहित्य में किसी बिल्कुल नए रस की खोज की जा सकती है? मतलब कोई डिजिटल भावना? हाँ, इस वर्चुअल दुनिया की व्याकुलता, सोशल मीडिया का तनाव या किसी अनजान व्यक्ति के कंटेंट से जुड़कर मिलने वाला आनंद, क्या भविष्य के विद्वान इसे टेक्नो रस का नाम देकर साहित्य में शामिल करेंगे? वाओ, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या भविष्य की पीढ़ियां अपनी किताबों में टेक्नो रस के स्थायी भाव याद कर रही होंगी? जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर इस पर विचार करें। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।